friends, welcome to my YouTube channel Learning Hub. This video is about chapter number 2, Force and Laws of Motion of class 9th Physics. ठीक, आज हम इस चैप्टर में फोर्स और उसके मोशन के सारे लॉज पढ़ेंगे जो भी न्यूटन ने दिए थे। 3 लॉ दिए थे, तो उनके बारे में हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स होता क्या है, व्हाट इज फोर्स। 8th तक या उससे पहले छोटी क्लासेस तक हम पढ़ते आए हैं कि बेसिकली हम बोलते हैं द पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। बट ये डेफिनेशन जो है 8th तक तो ठीक है, बट उससे आगे अपर लेवल्स की क्लासेस में सिंपली ये डेफिनेशन कहना कि पुश करना या पुल करना, उसको हम फोर्स बोल सकते हैं, ये सही नहीं रहेगा। तो फोर्स की कुछ हाई लेवल डेफिनेशन है, मतलब 8th स्टैंडर्ड से अब हम 9th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, तो कुछ उसके ऊपर की लेवल की डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए फोर्स की। तो फोर्स क्या होता है, अ फोर्स इज एन एफर्ट, अ फोर्स इज एन एफर्ट that change the state of an object, the state of an object at rest or at motion, it can change the object's direction and velocity. Force क्या होता है, a force is an effort that change the state of an object, rest or at motion. Force एक वो effort है जो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करता है। अगर वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो हम उस बॉडी में फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी स्टार्ट करेगी मोशन में आएगी। ठीक है, अगर वो बॉडी मोशन में है, अगर हम उस मूवेबल बॉडी में क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो फोर्स क्या है, एक एफर्ट है दैट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को क्या करता है, चेंज करता है। और इट कैन ऑल्सो चेंज द ऑब्जेक्ट डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में भी चेंज आता है एज वेल एज उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आता है। अगर ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ज़्यादा वेलोसिटी होगी उस ऑब्जेक्ट की, और उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, फोर्स की वजह से चेंज हो जाएगी। तो ये है फोर्स की definition. A force is an effort that change the state of an object and it can also change the direction and the velocity of an object. ठीक है, ये तो था फोर्स। अब वो ले लेते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कितने तरीके के फोर्स होते हैं हमारे, ठीक है, कितने तरीके के फोर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बेसिकली 2 टाइप्स के हमारे फोर्स होते हैं। पहला फोर्स आता है बैलेंस्ड फोर्स एंड दूसरा फोर्स होता है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स, व्हाट इज बैलेंस्ड फोर्स। देखिए डेफिनेशन लिख लीजिए बैलेंस्ड फोर्स की। बैलेंस्ड फोर्स लिखिए, बैलेंस्ड फोर्स की डेफिनेशन लिखिए, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस acting simultaneously कहने का मतलब है लगातार, एक के बाद एक, simultaneously on an object does not produce any change in its state of rest. The force is said to be as balanced force. The force is said to be as balanced force. ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स क्या हो गया, बैलेंस्ड फोर्स when a number of forces acting simultaneously on an object does not produce any change in its state of rest. This kind of force is known as balanced force. Balanced कहने का ही मतलब है बैलेंस रहना, दोनों तरफ से, दोनों साइड से बैलेंस रहना। तो बैलेंस्ड फोर्स एक इस तरीके का फोर्स होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट में
जब किसी भी ऑब्जेक्ट में बहुत सारे फोर्स एक साथ एक्ट करते हैं, एक साथ लगते हैं, और वो ऑब्जेक्ट अपनी जो उसकी पोजीशन ऑफ रेस्ट है, अपनी रेस्ट की पोजीशन चेंज नहीं करता है, मतलब उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं होती है, तो वो इस तरीके के फोर्स को हम बोलेंगे बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स ऐसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट में लग रहा है और उस ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। मतलब उस ऑब्जेक्ट में फोर्स तो लग रहा है बट वो मोशन में नहीं आ रहा है, मूव नहीं कर रहा है, तो इस तरीके के फोर्स को बोलते हैं हम बैलेंस्ड फोर्स। जो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, मतलब उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जब हम टग ऑफ वॉर, वो जो गेम खेलते हैं, रस्सी खींचने वाला गेम खेलते हैं, दोनों साइड से उसमें क्या होते हैं, अलग अलग इक्वल नंबर्स में प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। और वो प्लेयर्स क्या करते हैं, उस रस्सी पे जो है इक्वल नंबर में इक्वल अमाउंट का क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है। अब उस रस्सी में अगर दोनों साइड से जो है इक्वल फोर्स लग रहा है, तो वो जो रस्सी है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, मतलब उसकी जो रेस्ट की पोजीशन है वो वैसी ही रहती है, वो रस्सी हिलती नहीं है, ठीक है। वो रस्सी क्या होती है, हिलती नहीं है। तो वो जो टग ऑफ वॉर के गेम में जो रस्सी में जो फोर्स लग रहे हैं वो फोर्स होते हैं हमारे बैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि दोनों साइड से इक्वल अमाउंट में फोर्स लग रहा है। और जब रस्सी को किसी साइड का फोर्स अगर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो क्या होता है, रस्सी क्या हो जाती है, अपने स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट को क्या करती है, चेंज करती है। क्यों, अब वहां पर जो है अनबैलेंस्ड फोर्स लगा। अनबैलेंस्ड फोर्स कब लगेगा, जब दोनों साइड से इक्वल अमाउंट में क्या नहीं होगा, हमारा फोर्स नहीं होगा, ठीक है। एक साइड का फोर्स अगर कमजोर हो जाता है तो दूसरे साइड के प्लेयर्स जो होते हैं उस रस्सी को क्या करते हैं, खींच लेते हैं, जिसकी वजह से वो रस्सी अपना स्टेट ऑफ रेस्ट क्या करती है, चेंज करती है, ठीक है। समझ आया बैलेंस्ड फोर्स। तो दूसरा होता है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, लिखिए, when two or more forces acting simultaneously on an object so the object change its state of rest, ठीक है। एक ऐसा फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। ऐसे फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, बट वो उन फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ रेस्ट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब वो रेस्ट में था तो अब वो क्या कर रहा है, मोशन में आ रहा है। तो ऐसे फोर्स जिनकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज होती है, उन फोर्सेस को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, एक ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, एक रफ रोड है, उस रफ रोड में हम क्या चलाते हैं, बाइसाइकिल चला रहे, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, उस बाइसाइकिल के पैडल चलाते, ठीक है। पैडल चलाए हमने, तो वो अचानक से क्या होती है, वो बाइसाइकिल जो होती है उस रफ सरफेस में जो है क्या नहीं होती, चलती नहीं है, रुक जाती है। वो क्यों रुकती है, बाइसाइकिल रफ सरफेस में क्यों रुकती है, वो इसीलिए रुकती है क्योंकि जितना हम बाइसाइकिल के पैडल पे फोर्स लगा रहे हैं, उतना ही अपोजिट फोर्स जो है, वो जो जमीन है, वो जो रफ सरफेस है, वो भी उस बाइसाइकिल पे लगा रही है। और वो कौन सा फोर्स लगाती है, रफ सरफेस बाइसाइकिल पे अपोजिट फोर्स लगाती है, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से बाइसाइकिल क्या होती है, रफ सरफेस पे चल नहीं पाती है, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या लग रहा है, जितना फोर्स हम बाइसाइकिल के पैडल में लगा रहे हैं, उतना ही अमाउंट का फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स भी क्या लगा रहे हैं, बाइसाइकिल पे लगा रहे हैं, जिसकी वजह से बाइसाइकिल रफ सरफेस पे नहीं चल पाती है। तो इस तरीके के फोर्स को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, जहां पर दोनों फोर्स क्या है, बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो बाइसाइकिल देखो मोशन में थी ना, बाइसाइकिल मोशन में थी, हम चला रहे थे, बट फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होगी, बाइसाइकिल रुक गई, तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन क्या होगी, चेंज होगी। तो ऐसे फोर्स जिनकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन या उसकी स्टेट चेंज होती है, उस तरीके के फोर्स को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनबैलेंस्ड फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट्स ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स।
इफेक्ट्स ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स के क्या इफेक्ट होंगे? पहला इफेक्ट क्या होगा? क्या होता है अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में स्टार्ट मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो मोशन करने लगेगा अनबैलेंस्ड फोर्स की हेल्प से। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो उसमें मोशन होगा, वो मोशन करने लगेगा। दूसरा, अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई एक चलता ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मे कम्स टू रेस्ट, या तो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। एक रुका हुआ ऑब्जेक्ट या तो मोशन करेगा, या तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? रुक जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से। तीसरा क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ मोशन भी क्या हो जाएगी उसकी? स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी? मे चेंज। मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। उसकी स्पीड में भी क्या आएगा? चेंज आएगा। चौथा हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन मे ऑल्सो चेंज। ठीक है, तो एक अनबैलेंस्ड फोर्स के क्या इफेक्ट हैं कि एक रेस्ट बॉडी मोशन स्टार्ट कर सकती है, एक मूविंग बॉडी रेस्ट में आ सकती है, स्पीड किसी भी मूविंग बॉडी की चेंज हो सकती है और उसकी डायरेक्शन भी क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। ठीक है, ये थे हमारे इफेक्ट्स ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है गैलीलियो गैलीली कॉन्सेप्ट। गैलीली कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। गैलीलियो गैलीली ने क्या बोला था मोशन के बारे में? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि अकॉर्डिंग टू गैलीलियो कॉन्सेप्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इंक्लाइंड प्लेन। गैलीलियो ने बोला किसी भी इंक्लाइंड प्लेन में अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है हमारा, ठीक, ये हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारी रोड है और ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, मतलब ऐसे झुका हुआ प्लेन हमारा क्या है? इंक्लाइंड प्लेन। झुके हुए प्लेन को हम क्या बोलते हैं? इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं। तो गैलीलियो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इंक्लाइंड प्लेन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से मूव करता है? उस इंक्लाइंड प्लेन में एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है। गैलीलियो ने बताया था किसी भी इंक्लाइंड प्लेन में अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इंक्लाइंड प्लेन में मोशन करेगा, ठीक है, जब तक कि उस पे कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगा देते। ये ऑब्जेक्ट जब, जैसे एक रोलिंग बॉल है, ठीक है, एक बॉल मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन में रोल कराई, तो वो जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या करेगी? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इस इंक्लाइंड प्लेन में मूव करेगी, जब तक कि मैं उस बॉल पे कोई भी बाहरी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देती, तब तक उसकी जो वेलोसिटी रहेगी इस इंक्लाइंड प्लेन में क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। यही बोला था गैलीली ने कि एक इंक्लाइंड प्लेन में किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, अनलेस अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के 3 लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने कितने लॉ दिए थे? न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे। न्यूटन प्रेजेंट 3 फंडामेंटल लॉज, 3 फंडामेंटल लॉज प्रेजेंट किए थे न्यूटन ने, जो थे, पहला लॉ था उसका लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? दूसरा लॉ है उसका लॉ ऑफ फोर्स। और जो तीसरा लॉ है न्यूटन का वो है लॉ ऑफ इक्वल और अपोजिट रिएक्शन। लॉ ऑफ इक्वल और अपोजिट रिएक्शन, ये 3 लॉ न्यूटन ने प्रेजेंट किए थे, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ फोर्स एंड लॉ ऑफ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले फर्स्ट लॉ के बारे में, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ every body continues its state of rest or motion, its state of rest
इट्स ए स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन on a straight line unless until an external force applied on it. इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस लॉ में न्यूटन ने बताया था कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यू करेगी। अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन करेगी किस में, इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं कर देते हैं। तो न्यूटन का यही लॉ है, यही लॉ ऑफ इनर्शिया यही बोलता है कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को क्या करती है, कंटिन्यू करती है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। ठीक है, जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं कर देते। कोई रुकी हुई बॉडी है, वो खुद ही थोड़ी ना मूव करने लगेगी, जब तक कि उसमें हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो बॉडी मूव तो नहीं करेगी ना। और कोई मूविंग बॉडी है तो वो खुद ही थोड़ी ना रुक जाएगी, जब तक उसमें बाहरी कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो नहीं रुकेगी। तो यही लॉ बोलना, यही फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, दूसरा लॉ है उसका लॉ ऑफ फोर्स, सेकेंड लॉ। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ change of momentum of an object is directly proportional to the applied force on it। ठीक है, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, इस लॉ में बोलता है न्यूटन कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, उसकी मास और वेलोसिटी में जिस रेट से चेंज आएगा, ठीक, जिस रेट से उसकी मास और वेलोसिटी में मतलब उसके मोमेंटम में चेंज आएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसमें, कि कितना हम फोर्स उसमें अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, न्यूटन ने यही बोला था कि क्या होता है, किसी भी जितना फोर्स हम किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी में, मास इनटू वेलोसिटी होता है ना मोमेंटम, किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा वो हम किससे पता कर सकते हैं, कि कितना फोर्स उस बॉडी में अप्लाई करें। जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो उतनी ज़्यादा उसका मोमेंटम चेंज होगा, और जितना कम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना कम उसका मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला निकलता है यहाँ से F = ma। अभी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से इसका फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। ठीक है, ये था हमारा लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है, तीसरा लॉ है हमारा, थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इक्वल और अपोजिट रिएक्शन। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, लिखना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ every action is equal or opposite reaction। इस लॉ में बोला न्यूटन ने कि हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसा एक्शन हम करेंगे उसी का जस्ट अपोजिट और वैसा ही रिएक्शन हमें भी मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम एक बॉल को एक वॉल पे मारते हैं, जितने फोर्स से हम उस बॉल को वॉल पे स्ट्राइक करते हैं उतने ही फोर्स से वो बॉल वापस से हमारी तरफ आती है। ठीक है, तो यही है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल और अपोजिट रिएक्शन। तो ये तीन लॉ हमने न्यूटन के पढ़े। ठीक, जो फर्स्ट लॉ था वो था लॉ ऑफ इनर्शिया। इस लॉ में न्यूटन बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी बॉडी कंटिन्यू करेगी, हर बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यू करेगी। ठीक है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में
जब तक कि हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते, ठीक है। दूसरा लॉ था हमारा लॉ ऑफ फोर्स। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है वो हम बता सकते हैं किसकी हेल्प से, कि कितना फोर्स उस बॉडी में लग रहा है, ठीक है। F इक्वल्स टू एम ए। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इक्वल और अपोजिट रिएक्शन। ये लॉ बोलता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कि जो एक्शन हम करते हैं उसी का जस्ट इक्वल और अपोजिट रिएक्शन भी हमें मिलता है। ये 3 लॉ थे लॉज ऑफ न्यूटन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए अब देखिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने हमें क्या दिया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें क्या मिला, एक क्वांटिटी मिली, फिजिकल क्वांटिटी जिसको बोलते हैं फोर्स। फोर्स हमें मिला न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूटन के किस लॉ से एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी मिली, न्यूटन के कौन से लॉ से हमें फोर्स मिला। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो न्यूटन के किस लॉ से मिली हमें ये फिजिकल क्वांटिटी, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, लॉ ऑफ इनर्शिया से हमें कौन सी क्वांटिटी मिली, फोर्स, एक फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनर्शिया। अब हमने लॉ ऑफ इनर्शिया तो पढ़ दिया, पर क्या हमें पता है कि इनर्शिया होता क्या एक्चुअल में, क्या होता है इनर्शिया। इनर्शिया होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी, किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी, लिख लीजिए, ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव टेंडेंसी, all objects have tendency to resist the change in its state, to resist the change in its state, state of motion और रेस्ट, state of motion और रेस्ट। इसी टेंडेंसी को हम इनर्शिया बोलते हैं, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी, टेंडेंसी मीन्स होती है इच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट की, हर ऑब्जेक्ट की इच्छा होती है कि वो क्या करे, अपनी या तो अपनी स्टेट ऑफ मोशन या अपनी जो स्टेट है उसको क्या करे, चेंज करे। हर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी स्टेट को क्या कर सके, चेंज कर सके। तो उसकी इसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ, उसकी इसी टेंडेंसी को उस ऑब्जेक्ट की हम बोलते हैं क्या, इनर्शिया, ठीक है। The tendency of an object to resist the change in its state of motion और rest is known as inertia, ठीक है। अब देखिए जो इनर्शिया होता है ना, किसी भी बॉडी का इनर्शिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। इनर्शिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान से देखना, इनर्शिया किसके प्रोपोर्शनल है, मास के प्रोपोर्शनल है। दिस टेंडेंसी इज प्रपोर्शनल टू मास। ये जो टेंडेंसी है, ये जो इनर्शिया है, वो किसके प्रपोर्शनल है, मास के। मतलब इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है, बॉडी के मास पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो 3 तरीके के इनर्शिया होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। पहला इनर्शिया क्या है, इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया एट रेस्ट। इनर्शिया एट रेस्ट क्या बोलता है, लिखिए, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड रिमेन एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड रिमेन एट रेस्ट until an external force, until an external force affect it, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या रेस्ट में रहना चाहता है, रेस्ट में है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है या वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स इफेक्ट नहीं करता है। मतलब वही बात हो गई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही तो रहेगा जब तक उसमें कोई बाहरी फोर्स न लगे, ठीक है। यही है लॉ ऑफ, यही है इनर्शिया एट रेस्ट की। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या अगर वो रेस्ट में रहना चाहता है, उसकी टेंडेंसी है कि वो अपनी रेस्ट की पोजीशन को ही रिमेन रखना चाहता है, तो जब तक उसकी रेस्ट की पोजीशन तब तक ही रहेगी जब तक कि उस बॉडी में जो है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ
देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जब कोई कभी हम देखते हैं कि कार जो होती है, कोई भी कार या बस आगे की डायरेक्शन को मूव करती है, आगे को एक्सेलरेट करती है, तो पैसेंजर्स को लगता है कि वो जो है पीछे की तरफ को बैकवर्ड फोर्स उन्हें एक्सपीरियंस होता है। पैसेंजर्स को क्या एक्सपीरियंस होता है, बैकवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होता है। बट रियलिटी में क्या होता है, इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से उनको सिर्फ वो फील होता है कि वो पीछे को जा रहे हैं, बट एक्चुअल में वो पीछे को, उनकी बॉडी पीछे को नहीं जाती है। ठीक है, तो इनर्शिया की वजह से यही होता है इन रियलिटी, इनर्शिया मेकिंग देयर बॉडी स्टे इन प्लेस एज द कार मूव फॉरवर्ड। जैसे ही कार आगे को जाती है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से उनकी बॉडी जो है उसी जगह होती है जहाँ पर वो है, बट उन्हें सिर्फ खाली फील होता है कि वो जो उन्हें जो है बैकवर्ड फोर्स लग रहा है जैसे ही कार आगे को मूव हो रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया एट रेस्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन। दूसरा क्या है हमारा, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या बोलते हैं, देखिए एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू, एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू बी in motion, an object will continue to be in motion until a force act on it। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन क्या बोलते हैं, एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन अंटिल अ फोर्स एक्ट ऑन इट। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है अपने मोशन में ही रहना चाहता है, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू करेगा अपना मोशन, मतलब ऑब्जेक्ट जो है मोशन में ही रहेगा जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, मोशन में ही रहेगा, फिर अब खुद ही खुद थोड़ी ना रुक जाएगा, जब तक उसमें कोई बाहरी फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक एक मूविंग ऑब्जेक्ट रुकता नहीं है। तो यही बोल रहा है इनर्शिया ऑफ मोशन कि ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेगा जब तक कि उसमें कोई बाहरी फोर्स एक्ट नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, व्हेन अ ड्राइवर ऑफ अ बस रनिंग एट अ हाई स्पीड, जब बस का ड्राइवर जो है किसी हाई स्पीड से मूव करता है ना, बस का ड्राइवर अगर एक हाई स्पीड से मूव कर रहा है और सडनली वो ब्रेक अप्लाई करता है, तो पैसेंजर्स को क्या एक्सपीरियंस होता है कि वो आगे की तरफ को मूव कर रहे हैं। ठीक, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जो बस का ड्राइवर है अगर वो हाई स्पीड से मूव करता है तो और अचानक से सडनली वो ब्रेक मारता है, तो पैसेंजर्स को फील होता है कि वो कहाँ की तरफ हो गिर रहे हैं, फॉरवर्ड, आगे की तरफ को क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं, उन्हें आगे की तरफ को एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। यही किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तीसरा आता है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है, वो ये द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू oppose any change in its direction, of motion, is called inertia of direction। किसी भी ऑब्जेक्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी कि वो अपनी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको क्या करे, अपोज करे। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा, जब एक फास्ट मूविंग बस या कार क्या होती है, किस रोड पे चल रही है और अचानक से रोड में क्या आ जाता है, एक कर्व आ जाता है, मोड़ आ जाता है, तो जो पैसेंजर होते हैं उनके उसके अंदर बैठे हुए उन्हें क्या एक्सपीरियंस होता है कि जिस डायरेक्शन में अभी तक वो बस चल रही थी, जिस डायरेक्शन में वो अभी तक चल रहे थे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, बाहरी डायरेक्शन में, बाहर की तरफ को उन्हें क्या होता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, और हमें पता है कि इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस पे, बॉडी की मास पे। नेक्स्ट चीज आता है हमारा मोमेंटम। मोमेंटम, इस मोमेंटम को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर हम ये लगाते हैं वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसके पास इसका मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो मोमेंटम क्या है, लिखिए, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज, it is defined as the product of its mass, the product of its mass and velocity,
मोमेंटम क्या है, मोमेंटम को स्मॉल p से दिखाते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर वेक्टर का साइन, डायरेक्शन का साइन भी लगाते हैं, और ये क्या होती है, मास और वेलोसिटी का क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। तो p इक्वल्स टू m इंटू वी, ये क्या होती है, मोमेंटम होता है। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू m इंटू वी। ठीक है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास इसका मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज एक पर्टिकुलर क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, अब देखिए ऐसा यूनिट क्या होती है मोमेंटम की, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड। केजी मास की यूनिट केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम की यूनिट हो जाएगी केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारा क्या था, मोमेंटम था। अब मैंने एक बोला था कि हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो एफ इक्वल्स टू एम ए आया वो कहाँ से आया, वो मैथमेटिकली कैसे आया, वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या लेंगे, लिखिए ऊपर में लिखना, लेट एन ऑब्जेक्ट, हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका मास क्या है, स्मॉल m है, बी इनिशियली एट टाइम, मतलब उसका जो टाइम है वो क्या है, t है, एंड इनिशियल पोजीशन उसकी u कितनी है, 0 है। ठीक है, मतलब उसका टाइम कितना हो गया, 0 हो गया, टाइम किसके इक्वल हो गया, 0। इनिशियली रेस्ट पे है तो उसका टाइम क्या हो जाएगा, 0, मतलब रेस्ट पे है, मोशन नहीं किया तो टाइम क्या काउंट होता है, 0 होता है रेस्ट पे टाइम काउंट। ठीक है, कॉमा मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसका रेस्ट पे है, उसकी जो टाइम हो गया वो क्या हो गया, रेस्ट पे 0 हो गया। विथ अ वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, विथ अ वेलोसिटी v, हमने स्मॉल v ले ली, उसकी वेलोसिटी ले ली। ठीक है, एंड कांस्टेंट फोर्स, और एक कांस्टेंट फोर्स भी उस पे लग रहा है, उस ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, कैपिटल F इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पे वो फोर्स क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। सो क्या होगा, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो वो क्या होगा, अगर उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो वो यूनिफॉर्मली क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, मतलब इस एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, चलते रहेगा, टू अ वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से चलेगा, v वेलोसिटी से चलेगा। ठीक है, इन टाइम t, टाइम क्या है उसका, t है, जो यहाँ पर था ये उसकी जो वेलोसिटी हमने ली वो हो जाएगी हमारी u। ये वेलोसिटी जो ली किस वेलोसिटी से, वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, u वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, देखिए एक ऑब्जेक्ट लिया हमने जिसका मास था m, वो सबसे पहले रेस्ट पे है तो उसकी जो टाइम हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, t इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है वो u है, कांस्टेंट वेलोसिटी है u। ठीक, और उस ऑब्जेक्ट पे हम बाहर से क्या लगाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, कैपिटल F लिया जिसको हमने। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे हमने बाहर से फोर्स लगाया, अगर हमने फोर्स लगाया तो वो बॉडी जो है, वो ऑब्जेक्ट अब यूनिफॉर्मली क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, मतलब आगे की तरफ चलते रहेगा, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। वो u थी उसकी पहली वेलोसिटी, जब उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, और अब फोर्स लगने के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, किस में, v में। ठीक है, इन टाइम t। ठीक, तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम हमें पता है मोमेंटम कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम मतलब पहले p1 हमें निकालना है, p1 हो जाएगा mu, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, mu। क्योंकि फोर्स लगने से पहले उसका मास स्मॉल m था, उसकी वेलोसिटी किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा था ना सबसे पहले, फिर फोर्स लगने के बाद उसकी वेलोसिटी v में चेंज होगी। ठीक है, तो हमने इनिशियल मोमेंटम निकाला, इसलिए वेलोसिटी हमने u ले ली। अब हम निकालते हैं फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम p2 कैसे निकलेगा,
वो हो जाएगा m। मास तो सेम रहेगा, एक ही ऑब्जेक्ट है, मास तो सेम रहेगा, बस वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, u से क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। ठीक है, जैसे देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने यहाँ से क्या लगाया, फोर्स लगाया। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का मास m था, ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अब जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, इसकी वेलोसिटी u से किस में चेंज हो गई, v में चेंज हो गई। ठीक है, वेलोसिटी किस में चेंज होगी, अभी तो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। फिर जैसे ही मैंने इस पे फोर्स लगाया, देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा, इसकी मास तो m ही रहेगा, बट जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, v वेलोसिटी हो जाएगी। अब ये v वेलोसिटी से क्या करेगा, इसके आगे को मूव करेगा। जब u था, जब उसकी वेलोसिटी u थी, इनिशियली टाइम कितना था उसका, 0 था, 0 सेकेंड था, बट जैसे ही उसमें फोर्स लगा, उसका जो टाइम हो गया वो कितना हो गया, हमने t सेकेंड ले लिया है। ठीक है, फोर्स लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई और उसका टाइम क्या हो गया, t हो गया। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड है। तो हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो P2 माइनस P1 इक्वल्स टू हो जाएगा mv माइनस mu। ठीक है, हमने इसको क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया, ये हमें मिल गया P2 माइनस P1 इक्वल्स टू m, हमने कॉमन लेंगे v माइनस u मिल गया। ठीक है, अब देखिए, अब क्या, एज द चेंज इन मोमेंटम, उसके मोमेंटम में चेंज आया, एज द चेंज इन मोमेंटम हैज टेक्स प्लेस, मतलब उसके मोमेंटम में क्या आया है, चेंज आया है इन टाइम t। इस टाइम t में उसके मोमेंटम में क्या आया, चेंज आया, उसकी मास और वेलोसिटी में चेंज आया। देखो तो P2 माइनस P1 यही हुआ ना चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल होता है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कितना निकला उसका, mv माइनस u अपॉन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम है फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज इन वेलोसिटी भी हमने किया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो टाइम में भी तो चेंज होगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो P2 माइनस P1 इक्वल्स टू हो जाएगा mv माइनस u अपॉन t में से 0 माइनस करेंगे t। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए v माइनस यू अपॉन टी होता है हमारा एसेलरेशन। एसेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हमारा एसेलरेशन होता है ना। तो v माइनस यू अपॉन टी ये क्या होता है, एसेलरेशन। तो यहाँ पर v माइनस यू अपॉन टी की जगह हम a पुट करेंगे, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू m a, मास इंटू एसेलरेशन। ठीक, तो अब देखिए, तो P2 माइनस P1 इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, ये आ गया, क्या आया, ma। ठीक है, ये क्या है, P2 माइनस P1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के। अभी हमने पढ़ा ना सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि उस बॉडी पे कितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस बॉडी का मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो P2 माइनस P1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फोर्स के। तो इसकी जगह हम F लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू ma आ गया, ये आया हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इस तरीके से हम डिराइव करेंगे। ठीक, ये डेरिवेशन था हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, अगर तो हमारा ये चैप्टर आज यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगर इसमें कोई और टॉपिक अगर छूटे होंगे तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियोस में लाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिए। थैंक यू।